हम कहते कहाँ पर बेरोजगारी, सर पहले आप बताइए बेरोजगारी कहाँ पर है। मैं लखनऊ पूरा घूम रहा हूँ अभी, मैं भी बेरोजगार था, मैं बाहर से आया हूँ जौनपुर से। अभी 3 दिन मुझे काम मिल गया, 800 रुपये डेली का मुझे मिल रहा है। बेरोजगारी कहाँ पर? वो विकास नहीं कर रहे, वो विनाश कर रहे थे। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं हिंदू भी लड़ो मुसलमान भी लड़ो। बनाया पिछली सरकार ने, मक्खन ये खा रहे हैं। ईडी के छापे के द्वारा जितनी भी ब्लैक मनी हमने अर्जित की है वो हम सब देश की जनता को बांटेंगे 2024 में अगर हम सत्ता में आते हैं। ईडी का काला पैसा तुम चुनाव से पहले क्यों नहीं दोगे जनता को? प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल करती है कि क्यों नहीं इलेक्शन से पहले दोगे? नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव अब आ चुके हैं और अब जनता 2024 में अपना फैसला सुनाने का वक्त आ चुका है जनता के। और अब देखना होगा कि 2024 में जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाती है और देश की गद्दी किस पार्टी को सौंपती है। तो इसी को लेकर मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि 2024 में जनता जो है वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रही है और जनता अपनी इस बार सत्ता जो है वो किस पार्टी को सौंपे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार का नारा दे चुके हैं और कह रहे हैं कि अब की बार हमें 400 पार का नारा मतलब जनता पूरा करके देगी। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो चाहता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से हटा दिया जाए। अब देखना होगा जनता किस पर भरोसा करती है। तो क्या लग रहा है भाई साहब, किस पर भरोसा करेगी जनता? देखिए, जनता इस बार जो है इंडिया गठबंधन पे भरोसा करेगी, क्योंकि मोदी जी ने भरोसा करने की वजह क्या हो सकती है? भरोसा देखिए, विकास मुद्दा है, विकास, महंगाई और देश में भाईचारा। मोदी जी भी तो कह रहे हैं ना विकास हुआ है। वो विकास नहीं कर रहे, वो विनाश कर रहे थे इसको। कैसे कर रहे हैं? हैं? वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं हिंदू भी लड़ो मुसलमान भी लड़ो, आपस में लड़ा रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सब साथ वो मिलकर चले। वो तो उनका सपना चल रहा है, वो कर थोड़ी ना रहे कुछ। वो तो सिर्फ जुमलेबाजी है, राम राम जपना, पराया माल अपना, भाड़ में जाओ। सपना तुम्हारा, वो तो जनता को ठग रहे हैं। आप कैसे ठग रहे हैं जनता को? देखिए, इतनी महंगाई चरम पे हो गई है, जात धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने का था, लखनऊ में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। राजनाथ सिंह जी आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचा के व्यापारियों से चले जाते हैं, फिर बाद में फिर 1 महीने बाद आते हैं, फिर फोटो खिंचा के चले जाते हैं। देश के रक्षा मंत्री है ना, देश का उनका काम भागदौड़ होती है मंत्रालय तो की। जब भाग दौड़ होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट क्यों दिया गया? उनके बेटे देख रहे हैं ना लखनऊ को। तो बेटे क्या, जो सांसद जब जनता के बीच नहीं जाता तो बेटे कौन पहचानता है? मंत्री राजनाथ सिंह को सब पहचानते, वो बीच में नहीं रहेंगे तो उनको कौन पहचानेगा? ये भी कोई तो नहीं पहचानना है। हाँ, मेन मुद्दा लखनऊ का रविदास मल्होत्रा है। अभी जाके देखिए चौक नखास एरिया में रविदास मल्होत्रा सब घेर ले रहे, कह रहे आप जल्दी सांसद बनाइए तो विकास करिए। क्यों विकास नहीं हो रहा है? राजनाथ सिंह भी तो कह रहे हैं कि 7 फ्लाईओवर बनवा दिए हमने लखनऊ में। वो फ्लाईओवर पिछली सरकार की योजनाओं के जो बजट थे, जो सरकार चली गई थी, उसका वो फीता उद्घाटन कर रहे हैं। वो पिछली सरकार की किया सब मक्खन ये खा रहे, किया पिछली सरकार ने, बनाया पिछली सरकार ने, मक्खन ये खा रहे। पिछली सरकार ने किया सब कुछ? हाँ, सब कुछ किया है। सारा देश का काम पिछली सरकारों ने किया। मोदी जी ने कुछ नहीं। देखिए, मोदी जी 420 सीट लाएंगे। 420 सीट लाएंगे? हाँ, 420 सीट। 20 बढ़ा दिया आपने? हाँ, 420 सीट उनकी आनी है। हाँ। 420 आनी है मोदी जी की। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आप के चैनल के माध्यम से मैं, बड़ा शर्मनाक बयान है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उसने कहा कि देखिए फिर वही 14 का जुमला फिर फेंकने की कोशिश की, जैसे कि 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों के संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ। उसने ये कहा है नरेंद्र मोदी ने कि ईडी के छापे के द्वारा जितनी भी ब्लैक मनी हमने अर्जित की है वो हम सब देश की जनता को बांटेंगे 2024 में अगर हम सत्ता में आते हैं। तो मैं आपके चैनल PRB के माध्यम से कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तुम अभी क्यों नहीं वो रकम को जनता के बीच बांटते हो? तुमने सिर्फ और सिर्फ जुमला फेंकना है, धोखा देना है। उसका नया नाम जरूर है, उसका नाम है मोदी की गारंटी। तुम झूठ ने कल कहा है, सुनो तो हम बिना सुने कह रहे हैं ये बात। वीडियो मैं आपको दे दूंगा, मैं कच्ची बातें नहीं करता हूँ। मुझे भी अपने जान मालों का खतरा है, जान माल का खतरा है मुझे। मैं झूठ बयान नहीं देगा कभी भी, और वो तो झूठा है ही है। उसके बारे में अगर कुछ एक आधा झूठ बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने ये बात कही है देश की जनता से 2024 में हमें ले आइए, तो जो ब्लैक धन आएगा ईडी के द्वारा आ चुका है हम बांटेंगे। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं अभी क्यों नहीं, क्योंकि तो हमें मालूम है कि तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल सकते हो। आंकड़ा नहीं दिया कितना पैसा इकट्ठा करा है मोदी जी ने? नहीं, आंकड़ा तो भी सवाल खड़ा हो रहा है ना
कि इलेक्शन कमीशन तो दलाल है मोदी का, मगर मैं तो सीजीआई से सवाल करता हूं कि जितना भी ईडी के द्वारा छापे मार के पैसे अर्जित किए हैं वो भारत सरकार के खाते में आए हैं या मोदी के पर्सनल खाते में आए हैं, जो पीएम फंड में आए हैं, इसकी भी जांच हो और वो कितना पैसा और कहां कहां से आया। मैं सवाल ये करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि क्यों नहीं वो पहले करता, क्योंकि हमें पता है वो जुमला फेंक रहा है, मगर अभी तो वो ये कह देगा देश की जनता से कि आचार संहिता लग गई है। अरे आचार संहिता लग गई है, 144 लग गई है। अरे तुमने तो 14 में भी आचार संहिता का उल्लंघन किया, तुमने तो 19 में भी आचार संहिता का उल्लंघन किया। अगर 24 में आचार संहिता का उल्लंघन कर दोगे तो क्या मौत पड़ जाएगी तुम्हें? कम से कम लोगों को तुम्हारी असलियत तो पता चल जाए। ईडी का काला पैसा तुम चुनाव से पहले क्यों नहीं दोगे जनता को? यह सवाल करती है छाबड़ा सतपाल सिंह छाबड़ा देश की जनता के सामने, जनता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल करती है कि क्यों नहीं इलेक्शन से पहले दोगे? क्योंकि तुम झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, तुम सिर्फ जुमला फेंकना जानते हो। जिस तरह सर कह रहे हैं कि कहते हैं मोदी जी दावा कर रहे हैं, अभी तक मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन उन्हीं के बिहाव पे मैं बात कर रहा हूँ मैं कि अगर जो पैसा काला धन इकट्ठा किया है वो जनता के बाद 2024 में बांटा जाएगा, तो पहली बात तो उसका आंकड़ा आना चाहिए कि भाई इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हमने जो जनता के अंदर बांटने लायक हो गया है, क्योंकि 10-20 हज़ार करोड़ से जनता के खाते में तो 200 रुपये। मैंने इसका कोई वीडियो देखा नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है वीडियो ये इसके बारे में क्या है। हाँ, टिप्पणी नहीं कर नहीं। देखिए ये बात सही है, इन्होंने नहीं छापा परसों के अखबार में अमर उजाला ने छापा है कि जो है जो ईडी पैसे जब्त कर रही है उसको जो है जनता में हम बांटेंगे अगली सत्ता में आते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार को बताना चाहिए, नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, या अमर उजाला को बताना चाहिए कि जो पैसा ईडी द्वारा जब्त किया गया है उसकी वो पर्ची भी दिखा देना चाहिए कि किस बैंक खाते में और किस बैंक में जमा किया गया है और कितना पैसा किससे रिकवर किया गया है, ईडी ने किया है, कितने लोगों को अपोज करके सजा दिलाई है, या उस पर कितने हजार करोड़ रुपया जनता के टैक्स से वसूले हुए पैसे ब्याज के रूप में जिनका जमा करने के बाद उनको दिया जाएगा। क्योंकि ईडी को खाते में पैसा रखने का प्रावधान है, अपने घर में या बैंक में या लाकर में रखने का प्रावधान नहीं है। क्योंकि अभी इनकम टैक्स की एक बात बता रहा हूँ कि एक आदमी का 2016 से पहले इनकम टैक्स ने रेड किया और कई करोड़ रुपए उसने जो है ले आए और अपने लाकर में रख लिया, स्ट्रांग रूम में रख लिया। अब वो नोट का चलन हो गया बंद, वो आदमी जीत गया, वो कह रहे हैं कि पैसा ले जाए, वो कहता हम क्यों पैसा ले जाए, नई करेंसी दीजिए। अब नई करेंसी का लावे कहाँ से? ये जिम्मेदारी इनकम टैक्स के उन अफसरों की पड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से अधिकारियों का अब उसका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो कहाँ से देंगे? तो ईडी को, मोदी जी को बताना चाहिए कि ईडी के ने जो पैसा प्राप्त किया, किस व्यक्ति से कितना प्राप्त किया अवैध धन और किस खाते में जमा किया, उसकी पर्ची भी उन्होंने सार्वजनिक कर देना चाहिए कि इस बैंक में जमा कर दिया गया, ये पैसा हम आपको दे देंगे। और इसमें पर्ची दिखा दें, इतना इस कंपनी से हमने पैसा इकट्ठा कर लिया है भाई, इकट्ठा कर लिया नहीं, वो बैंक में पैसा जाए ना तब तो पक्का होगी बैंक में, बैंक में ही होगा ना, बाकी सरकार तो सरकारी काम तो सरकारी हिसाब से चलेंगे ना। हाँ, तो वही पर्ची मैं कह रहा हूँ जो बैंक में ईडी द्वारा जब्त किए गए पैसे रखे हैं और आगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं, वापस नहीं करना है, इसकी गारंटी लिख करके दे दें मोदी जी। अगर 24 में आने के बाद नहीं आता है तो फिर वो सामने चले आएंगे और जमीन हम लोग गड्ढा खोदते हैं, गड़ जाए, उस पर हम लोग गुड़ लगा देंगे सिर पर और कुत्तों को खड़ा कर देंगे उनके सामने। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के पक्ष में जो बोले थे लड़का, बिल्कुल उसने सही कहा, उसकी जानकारी में नहीं था। अभी पंडित जी ने बात कही कि पेपर में भी निकला, मगर मैंने तो उनका वीडियो खुद से देखा है, उनका ये भी बयान उनका। मगर मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या ब्रिजभूषण की सीट जो कैसरगंज है ना, कैसरगंज से क्या भारत का प्रधानमंत्री नोटा करेगा? क्या नोटो ही तो करेगा? इसका यही मतलब लगता है। जब अभी तक उसका नाम नहीं उजागर कर पाए, नॉमिनेशन की डेट आने वाली है, क्या उस पर नोटा का बटन दबाएगा? मोदी जी सरप्राइज देने में माहिर है, सरप्राइज दे देंगे जनता को। हम लोगों को तो सरप्राइज 15 लाख 2 करोड़ का भी दिया था जिसके झांसे में हम आए थे, और कितने सरप्राइज 14-10 साल से हमें दिए हैं। सरप्राइज नोटबंदी कर दी रात को 8 बजे आके, जीएसटी लागू कर दिया, हमको तो बड़े बड़े सरप्राइज झेलने पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर जो उस सरप्राइज का असर पड़ा वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर पड़ा हमारे, जो हमारे लिए पूरे 10 सालों से हमको उससे वंचित रखा गया। 10 सालों में सिर्फ शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया भर के जो है चीजें हैं उनसे वंचित रखा गया देश की जनता को। क्या कहेंगे भाई साहब? ये पिछले 10 सालों में हुआ क्या? उसके पहले बड़ी सारी चीजें बड़ा एक्यूरेट थी, राइट टाइम थी, ऐसा तो नहीं था। सब सही है और क्या।
10 साल में तो सब कहते हैं बीजेपी ने, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई नहीं है, बेरोजगार हो गए। हम कहते कहाँ पर बेरोजगारी, सर पहले आप बताइए बेरोजगारी कहाँ पर है। मैं लखनऊ पूरा घूम रहा हूँ अभी, मैं भी बेरोजगार था, मैं बाहर से आया हूँ जौनपुर से। अभी 3 दिन मुझे काम मिल गया, 800 रुपये डेली का मुझे मिल रहा है। बेरोजगारी कहाँ पर है? अब सरकारी नौकरी सबको उठा के दे देंगे। लेकिन एक सरकारी आंकड़ा आया, आपने भी देखा होगा कि वो सरकारी एक एजेंसी का दावा आया है इसमें कि भारत के अंदर 83% युवा जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने देखा या नहीं देखा? उसका कारण है दरअसल भारत में जो है जो रोज़गार है, जैसे अभी भाई साहब कहीं पर नौकरी कर रहे हैं लेकिन इनका कहीं भी आंकड़ा नहीं होगा, तो आंकड़ों में ये बेरोजगार होंगे। ठीक है, ये जो लोग ठेला लगाए हुए हैं आपके पीछे, जो लोग आप देख रहे हैं, ये जो लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहीं पर आंकड़ा नहीं है। तो ये बड़ा असंगठित किस्म का यहाँ पर रोजगार है हिंदुस्तान में। तो अगर अमेरिका की तरह या बाहर, जैसे मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन किया, जब उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की तो लोग हंसते थे। कपिल सिब्बल ने हा करके बयान दिया था, हाँ ये ठेले वाला मोबाइल से पेमेंट लेगा, और आज सब्जी वाला भी मोबाइल से पेमेंट ले रहा है। तो इसी तरीके से शायद होगा, बिल्कुल होना चाहिए, सरकार की जो नीतियां हैं उसमें आगे होंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन इसी तरीके से करना चाहिए उनको कि जो असंगठित ये रोजगार का क्षेत्र है इसको संगठित करके, और कम से कम एक मिनिमम वेजेस जो है, एक सरकार कहीं ना कहीं जिसके पास डिग्री होती है उसी का आंकड़ा लेती है सरकार, जो डिग्री धारक होते हैं उनसे आंकड़ा निकालती है। जो अनपढ़ होते हैं उनसे डिग्री का वो रोजगार का आंकड़ा तो निकलता नहीं है, वो तो सिर्फ मजदूरी उसमें आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रम विभाग नहीं, बेरोजगार वो भी होते हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा सबका होता है, ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है वो बेरोजगार। आंकड़ा सबका होता है, लेकिन विभाग अलग अलग है ना दोनों के, उसको करने के लिए। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ और है, शिक्षा में बड़ा सुधार भी हुआ है। पहले अगर आप याद करेंगे, कोई मैट्रिक पास कर लेता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए। आज इंजीनियर भी हो जाता है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर गली में 4 इंजीनियर आपको मिल जाएंगे। आप आवाज़ दो इंजीनियर साहब, 10 लोग निकल के बाहर आ जाएंगे। तो उसका भी एक असर है। देखिए एजुकेशन जो है वो बढ़ी है। क्या बोल रहे हैं आप यार, कुछ भी बोले पड़े हो यार, कुछ भी बोले पड़े हो। शिक्षा का आप ये बताइए, ILO कर आया है, कौन बनाता है ILO? भारत सरकार के इकोनॉमिक्स बनाते हैं, 15 इकोनॉमिक्स लेबर फोर्स से भी लिया जाता है। उसमें 83% युवा बेरोजगार हैं, और 83% में सब आते हैं। 65% पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। यही 2004 से 2014 तक 75 लाख नौकरी सृजित हो रहे थे गैर कृषि क्षेत्र में। आज उनकी संख्या घटते घटते 29 लाख है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोजगार नहीं, पर रोजगार कम होते जा रहा है। जो 1 करोड़ मिलता, आपका मानना है पिछली सरकार के मुकाबले सरकार में रोजगार के आंकड़े कम हुए? बहुत कम हुए हैं। बेरोजगारी 83% हो गई है। और ये पूरा ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, एसर का रिपोर्ट आया है, कक्षा 2 के लड़के जो 14 से 18 साल के हैं वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्लास 2 की स्केल से माप नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, बजट नहीं है। आपने कहा था 2017 में इकोनॉमिक सर्वे में कि हम बजट का 6% यूज़ करेंगे, आज 2.9 है। ये झूठ बोलते हैं। एक आदमी बता देता हमको नौकरी मिला तो नौकरी, ऐसा थोड़ी होता है। बेरोजगारी का डेफिनेशन ही है कि 7 साल में अगर हम 7 दिन में अगर हमको 1 घंटा काम मिल जाए तो हम बेरोजगार नहीं। उसके बावजूद 83% लोग बेरोजगार हैं और बिलियनर बढ़ रहे हैं। 271 बिलियनर हो गए हैं, 1 साल में 84 बिलियनर बने हैं। और ये जो ऐसी थोड़ी ना बढ़ गए हवा में, कुछ उन्होंने रोजगार उन्होंने भी दिए होंगे ना, बिलियनर हवा में बढ़े हैं, क्योंकि ये पॉलिसी पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है। आपको बताते हैं 271 जो बिलियनर हैं उसके पास $1 ट्रिलियन की उनकी संपत्ति है। और जो मनमोहन सिंह ने 2 ट्रिलियन पे छोड़ा था, आज हमारे यहाँ 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 1 ट्रिलियन पूंजीपति की बन गई। जो काम हो रहा है वो पूंजीपति के पूरा इकोनॉमिक से हो रहा है। कम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार 30 लाख सरकारी पद भर नहीं रहे हैं। सस्ते मजदूर मिले, सस्ते लोग मिले। जो ग्रेजुएट 50,000 रुपये कमा रहे हैं उनको पूंजीपति 13,000 में नौकरी दे रहे हैं नौकरी, पर वो 13,000 में उनके क्षमता के अनुसार नहीं दे रहे हैं, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ 10,000 लोगों के लिए काम किया जा रहा है। 2071 बिलियनर के पास $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन है। अब आप समझिए हमारे इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन का है। 2014 में मनमोहन सिंह 2 ट्रिलियन छोड़ के गए थे, इन्होंने 1.5 ट्रिलियन बढ़ाया है, जिसमें 1 ट्रिलियन पूंजीपति का है, 271 लोगों का है, बाकी भी पूंजीपति का है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। आपके पास
कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो नौकरी दे। आप बताइए, PLFS का रिपोर्ट आया है 2017 से लेकर आज तक, आय घटी है मजदूरों की आय या तो इस तरह या तो घटी है, उसमें बढ़ोतरी हुई नहीं है। मजदूर और कम कमा रहा है, अमीर और ज़्यादा कमा रहा है। आंकड़े की बात नहीं करते हैं। आप बताइए, बॉन्ड के रूप में फार्मा कंपनी 8 फार्मा कंपनी 190 करोड़ दे रही है, और वो फार्मा कंपनी के साथ साथ दवा फेल हो जा रहे हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट को वो पैसा क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब वो नकली दवा हम लोग अप्रूव कर दे रहा जा रहा है, तभी